मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ विभूति जी। सर्वप्रथम आपका धन्यवाद दूँगी और राज्य पुरस्कार के लिए सभी का मैं मेरठ की सभी जनता का, अपने शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण का एवं अपनी माननीय शिक्षा मंत्री जी गुलाबो देवी जी, जो हमारे सरल और सादगी का एक हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। बहुत अच्छा प्रश्न किया विभूति जी आपने। मैं धन्यवाद से भी ऊपर यदि कोई शब्द होता होगा तो मैं योगी सरकार को दूंगी, क्योंकि काम तो मैं गत वर्षों से करती ही आ रही थी और ऐसे ही काम कर रही थी, लेकिन पारदर्शिता और उत्कृष्ट कार्यों के लिए सही सही आंकलन करना इस सरकार के ही एक मजबूती का कारण रहा और उनकी शुचिता का कारण रहा, जिसके कारण मेरा ये यहाँ पर आना संभव हुआ। अच्छे व्यक्ति को कार्य करने का मौका मिलता है तो शुचिता का होना बहुत अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में कार्य करने वालों का मनोबल टूटकर वो कार्य करने से हताश हो जाते हैं। और मनोबल बढ़ाने के लिए जो ये सरकार कार्य कर रही है, विशेष रूप से महिलाओं के लिए और विशेष रूप से मैं तो अपने लिए भी कहूँगी कि मेरा कितना मनोबल बढ़ा है, सकारात्मक ऊर्जा जो मेरे अंदर बलवती हुई है, उससे मेरा एक और जिम्मेदारी मुझको महसूस हो रही है कि मुझे ऊंचाइयों हो रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुझे ऐसा लग रहा है कि पुरस्कार तो मिल गया, मुझे नहीं मिला, मेरे विद्यालय को मिला, मेरे मेरठ की जनता के माध्यम से मिला, मेरे सारे मेरठ वासियों को मिला, सभी मेरे विभाग वालों को भी मिला। ये सभी को मेरा, ये मुझे नहीं मिला है, ये सभी उन लोगों को नहीं मिला है, तो मेरे इसलिए नैतिक जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई। मेरी जो एजुकेशन है इंटर तक तो जिला बुलंदशहर शाना क्षेत्र से हुई थी। उसके पश्चात जो मेरी ग्रेजुएशन थी, पोस्ट ग्रेजुएशन थी, पीएचडी थी, वो सब मेरठ में, मेरठ विश्वविद्यालय में मेरी। तो इस तरह से मैं हर गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को ये प्रशिक्षण दिलाकर और उनको प्रैक्टिकल के रूप में, प्रयोगात्मक में रूप में भी कि तुम कर सकती हो और तुम्हें ये बेनिफिट हो सकता है जीवन में। कभी यदि कोई समस्या आती है धन से संबंधित, तो तुम ये सब कुछ अर्जित कर कर अपना धन प्राप्त कर सकती हो। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमेशा की तरह रोजाना खबर लगातार ऐसी शख्सियत से आपको रिव्यू करवा रहा है जो आपके लिए प्रेरणादायक हैं। यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जी हाँ, योगी और मोदी की सरकार इसी नीति पर काम भी कर रही है। ईमानदारी और शुचिता की सरकार में मेरिट के आधार पर अच्छे फैसले हो रहे हैं, जिससे जनमानस को फायदा हो रहा है। आज हम बात करेंगे राज्य अध्यापक पुरस्कार। राज्य अध्यापक पुरस्कार के साथ हम ये भी आज जानकारी देंगे किस तरीके से मेरठ की क्रांति भूमि, मेरठ की बेटी ने पूरे पश्चिम में अपना परचम लहराया है। डॉक्टर मृदुला शर्मा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इस्माइल इंटर कॉलेज एल ब्लॉक शास्त्री नगर की प्रधानाचार्य डॉक्टर मृदुला शर्मा लगातार कई दशकों से शिक्षा के क्षेत्र में है। टीचर प्रिंसिपल रहते हुए उन्होंने कई जीवटता के परिचय दिए हैं और लगातार बच्चों के उत्थान के लिए सक्रिय भूमिका निभाई है। राज्य सरकार ने एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। पश्चिम से डॉक्टर मृदुला शर्मा को राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है प्रिंसिपल के तौर पे, और वहीं पूरब से गोरखपुर से एक अन्य प्रिंसिपल का चयन किया गया है। 14 लोगों की टीम में, 14 लोगों के शिक्षा के अवार्ड में, राज्य शिक्षा अध्यापक पुरस्कार में 2 प्रिंसिपल हैं, जिसमें एक पूरब से है और एक पश्चिम से है। पश्चिम के 22 जिलों की लगातार आन बान शान की प्रतीक रही डॉक्टर मृदुला शर्मा से आज हम सीधे रूबरू हो रहे हैं। मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज मैं इंटरव्यू ले रहा हूं, क्योंकि पश्चिम में अकेली महिला शख्सियत है, अकेली प्रिंसिपल है, जिन्हें राज्य का सर्वोच्च सम्मान राज्य अध्यापक, उत्तर प्रदेश राज्य अध्यापक पुरस्कार मिलने जा रहा है। मैडम, बहुत बहुत शुभकामना। आपको कैसा महसूस कर रही हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ विभूति जी। सर्वप्रथम आपका धन्यवाद दूंगी और राज्य पुरस्कार के लिए सभी का, मैं मेरठ की सभी जनता का, अपने शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण का एवं अपनी माननीय शिक्षा मंत्री जी गुलाबो देवी जी, जो हमारे सरल और सादगी का एक हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, उनको भी मैं बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगी। और इसके साथ ही शासन स्तर पर अपनी सरकार का, अन्य सभी का मैं धन्यवाद दूंगी इस पुरस्कार को प्राप्त करने के पश्चात। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से महिला शख्सियत हैं इस क्रांति भूमि की, शिक्षा के
क्षेत्र में इन्होंने कई मुकाम हासिल किए हैं, अपने स्कूल को नई नित्य नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं। सबसे पहले बताइए कि जिस तरीके से आपका सिलेक्शन कमेटी ने आपका सिलेक्शन किया है राज्य अध्यापक पुरस्कार, जिसको पाने के लिए सभी की हसरत होती है, एक मनसा होती है। जब आप शिक्षा प्रोफेशन में आई होंगी तो आपको भी लगा होगा कि राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार आपकी कामों की वजह से मिले। आप जीवटता की सबसे बड़ी मिसाल है, महिला शख्सियत है। एक चीज बताइए कि जिस तरीके से योगी सरकार ने आपको सिलेक्ट किया है, पश्चिम से आप अकेली महिला है, खुद को कितना गौरवान्वित महसूस करें कि 22 जिलों में और हजारों स्कूल होंगे, तमाम सैकड़ों प्रिंसिपल होंगे, उसमें से आप सिलेक्ट हुई हैं। योगी सरकार को किस प्रकार धन्यवाद देना चाहती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया विभूति जी आपने। मैं धन्यवाद से भी ऊपर यदि कोई शब्द होता होगा तो मैं योगी सरकार को दूंगी, क्योंकि काम तो मैं गत वर्षों से करती ही आ रही थी और ऐसे ही काम कर रही थी, लेकिन पारदर्शिता और उत्कृष्ट कार्यों के लिए सही सही आंकलन करना इस सरकार के ही एक मजबूती का कारण रहा और उनकी शुचिता का कारण रहा, जिसके कारण मेरा ये यहाँ पर आना संभव हुआ। और इसीलिए मैं तो सर्वप्रथम एक कहना चाहूँगी इस विषय में कि अगर किसी अच्छे व्यक्ति को कार्य करने का मौका मिलता है तो शुचिता का होना बहुत अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में कार्य करने वालों का मनोबल टूटकर वो कार्य करने से हताश हो जाते हैं। और मनोबल बढ़ाने के लिए जो ये सरकार कार्य कर रही है, विशेष रूप से महिलाओं के लिए और विशेष रूप से मैं तो अपने लिए भी कहूँगी कि मेरा कितना मनोबल बढ़ा है, सकारात्मक ऊर्जा जो मेरे अंदर बलवती हुई है, उससे मेरा एक और जिम्मेदारी मुझको महसूस हो रही है कि मुझे ऊंचाइयों पर जाने के लिए इस सरकार के भरोसे अपना सही आंकलन करने के लिए इसका कोई ना कोई और अच्छे से अधिक इस देश और समाज के लिए काम मैं कर सकूं, इसलिए अपने को मैं गौरवान्वित मानूंगी इस सरकार में अधिक कार्य करने के। आप लगातार महिला भी हैं और महिला स्कूल की आप प्रिंसिपल हैं। योगी सरकार ने एक तो महिला को सम्मान दिया, एक महिला स्कूल को सम्मान दिया और पश्चिम को सम्मान दिया। 3 सम्मान आपके साथ जुड़ गए हैं और क्या लगता है दायित्व बढ़ गया? और क्या आप सोचती हैं रात को नींद नहीं आ रही होगी, कितना बड़ा सम्मान मिला है? कुछ और आपको लगातार जो आपने काम किया उस पर हम फहरिस्त अभी दर्शकों को बताएंगे, लेकिन सबसे बताइए कि दायित्व कितना बढ़ गया? क्या अपने अंदर से एक बेचैनी हो रही है कि और अच्छा करें? क्या दायित्व का बोध हो रहा है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुझे ऐसा लग रहा है कि पुरस्कार तो मिल गया, मुझे नहीं मिला, मेरे विद्यालय को मिला, मेरे मेरठ की जनता को के माध्यम से मिला, मेरे सारे मेरठ वासियों को मिला, सभी मेरे विभाग वालों को भी मिला। ये सभी को मेरा, ये मुझे नहीं मिला, ये सभी उन लोगों को नहीं मिला है। तो मेरे इसलिए नैतिक जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है कि इतने सारे लोगों के बीच में मुझको और इतना अच्छा कार्य करना चाहिए जिससे ये सम्मान और भी बलवती ऊंचाइयों पर जाकर और भी ऊंचा कुछ गौरवान्वित करने के लिए और उत्कृष्ट कार्य में कर सकूं, जिससे मेरी समस्त जो मेरी छात्राएं हैं, मेरी अन्य महिलाएं हैं जो अशिक्षित भी हैं और कुछ करना चाहती हैं, तो मैं ये सारा जो पुरस्कार है इसलिए मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ, उत्कृष्ट ऐसा कुछ कार्य करूँ जिससे उनकी इनको देश और समाज में आगे बढ़ाने में मैं सफल हो सकूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात यह है कि महिला स्माइल इंटर कॉलेज में लगातार महिलाओं या लड़कियों के जो वहां बच्चियां पढ़ती हैं उनके सर्वांगीण विकास के लिए डॉक्टर मृदुला शर्मा न केवल तत्पर रहती है बल्कि लगातार कई मोर्चों पर ये आगे दिखाई देती हैं। देश के परमवीर चक्र विजेताओं को लेकर एक स्कूल में लगातार कई महीनों से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। परमवीर चक्र विजेताओं के बारे में, शहीदों के बारे में बच्चियों को बताया जाता है। बच्चियां सेना में जाने के लिए तत्पर हो रही हैं। ड्राइंग कंपटीशन, आर्ट को लेकर, तमाम चीजों को लेकर लगातार सक्रिय रहती हैं डॉक्टर मृदुला शर्मा। मैम, एक चीज और बताइए, आपका यह सफरनामा कहां शुरू हुआ था? आपकी एजुकेशन क्या है और कहां से आपने एजुकेशन पूरा करने के बाद पहली ज्वाइनिंग आपकी कहां हुई थी, कब हुई थी? मेरी जो एजुकेशन है इंटर तक तो जिला बुलंदशहर शाना के क्षेत्र से हुई थी। उसके पश्चात जो मेरी ग्रेजुएशन थी, पोस्ट ग्रेजुएशन थी, पीएचडी थी, वो सब मेरठ में, मेरठ विश्वविद्यालय में मेरी शिक्षा रही। और उसके पश्चात मेरी 1999 में प्रवक्ता पद पर हिंदी विषय में चयन किया हुआ और मैं हापुड़ एसएसबी कॉलेज की प्रवक्ता पद पर रही। तत्पश्चात 9 साल पश्चात मैं त्रिशला देवी कन्हैया लाल इंटर कॉलेज मेरठ में आयोग के द्वारा चयनित होकर प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत रही।
2 साल रहने के पश्चात मैं इस्माइल गर्ल्स नेशनल इंटर कॉलेज एल ब्लॉक शास्त्री नगर में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत रही और आज तक वही पर कार्यरत हूँ। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से डॉक्टर मृदुला शर्मा को हम लाइव आपसे रिव्यू करवा रहे हैं, उत्तर प्रदेश का राज्य का सबसे बड़ा अध्यापक पुरस्कार डॉक्टर मृदुला शर्मा को पश्चिम में अकेली महिला है जिन्हें प्रिंसिपल के तौर पर सम्मान प्राप्त होने का गौरव प्राप्त होगा। योगी सरकार को धन्यवाद दे रही है, मोदी सरकार को धन्यवाद दे रही है, ईमानदारी को सरकार धन्यवाद दे रही है, स्वच्छता को धन्यवाद दे रही है। सबसे अच्छी बात क्या है कि जब ये प्रवक्ता बनी थी तब भी कल्याण सिंह भाजपा की सरकार थी और आज प्रिंसिपल के तौर पर इन्हें शिक्षा का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान मिल रहा है, तब भी राज्य में सूबे में भाजपा की सरकार है। इंटरव्यू का सिलसिला जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल, सीनियर सेकेंडरी को एजुकेशनल स्कूल, बिल्डिंग लीडर्स फॉर टुमारो, शिव शक्ति नगर, ब्रह्मपुरी, अपोजिट बहादुर मोटर्स। उत्तर प्रदेश राज्य अध्यापक पुरस्कार के सर्वोच्च सम्मान शिक्षा के क्षेत्र में लगातार डॉक्टर मृदुला शर्मा से हम आपको रिव्यू करवा रहे हैं। एक लेखक मृदुला शर्मा, प्रिंसिपल मृदुला शर्मा, शिक्षाविद मृदुला शर्मा और सामाजिक ताने बाने को समेटने वाली एक सामाजिक शख्सियत मृदुला शर्मा और क्रांति भूमि में दबे कुचले की आवाज बनने वाली मृदुला शर्मा। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि अपनी छात्राओं को बिल्कुल बच्चे की तरह पढ़ाने में, आगे ले जाने में बड़ी भूमिका निभाने वाली मृदुला शर्मा के स्कूल को लेकर, इनके प्रिंसिपलशिप को लेकर, इनके अध्यापन को लेकर, इनके टीचर को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तमाम चीजों को लेकर सिलेक्शन कमेटी ने चौतरफा नजरें बनाई होंगी, सिलेक्ट किया होगा और आज कई दौर की मीटिंग के बाद पश्चिम से एकमात्र महिला शख्सियत, जी हां, डॉक्टर मृदुला शर्मा को इस सम्मान के लिए चयनित किया गया। सबसे बड़ी बात क्या है कि लगातार मेरठ की क्रांति भूमि में बीते एक दशक में, जब से आप इस्माइल इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल बनी है, तब से इस्माइल इंटर कॉलेज लगातार मीडिया से लेकर लोगों की जुबान पे सुर्खियां हैं। क्या करती हैं आप वहां पे, जो लगातार एक्टिविटीज रहती है? कुछ संक्षिप्त में मुझे बताइए, क्या एक्टिविटीज रहती है, कैसे आपने विद्यालय को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया जो सम्मान के सर्वोच्च सम्मान के लिए आप हकदार बनी? देखिए, काम तो मैं बहुत करती हूँ और मेरा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य कि हर व्यक्ति के अंदर प्रतिभा होती है और सिर्फ उसको जानने और सीखने की आवश्यकता होती है कि हम उसको सीख लें और जान लें ताकि इसकी प्रतिभाओं को बाहर निकाल सकें। और मेरा मिशन है कि अपनी छात्राओं को सशक्त और मजबूत शिक्षा देकर उनको आत्मनिर्भर बनाऊं। ये मेरा मिशन रहा है। इसी के अंतर्गत मैंने काम किए, तो काम सबसे पहले मैंने किए शिक्षा को लेकर, जिसमें केवल जिस वक्त मैंने यहाँ पर इस्माइल कॉलेज में यहाँ पर अपना कार्यभार ग्रहण किया था, मात्र 15 बच्चियाँ प्रेयर पर थीं। अच्छा, बहुत बड़ी बात। तो मुझको लगा कि 15 बच्चियाँ केवल प्रेयर पर, जबकि यहाँ उस वक्त में यहाँ की जो छात्रा संख्या था वो लगभग 550 600 के लगभग रही थी। तो 550 में से 15 बच्चे पीरियड के समय उपस्थित रहते थे। ये सोचिए स्कूल का हाल क्या था जी। और मैं कहना चाहूँगी कि साफ सफाई भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो सर्वप्रथम जब छुट्टियाँ पड़ी 3-4 दिन की, तो मैंने सबसे पहले कॉलेज को पूरी तरीके से धुलवा के साफ कराया। उसके पश्चात मैंने जो व्यवस्थित गमले थे वहाँ रखा गए और अपनी पत्रावली को ठीक से व्यवस्थित करके, और जब लोग मेरे पास आए, सारे शिक्षक कर्मचारी, तो किसी को बुलाया नहीं था तब तक। मैंने उन छुट्टियों में मैं सिर्फ खुद ही जाती थी और अपनी एक लेबर लगाकर मैं सफाई कराती थी और पूरा व्यवस्थित कराने में मेरा ध्यान आकर्षित रहा। जब लौट के सारे लोग आए तो मैंने उनको एक रजिस्टर दिया और कहा कि मैं आपको ये सफाई वाला दे रही हूँ और ऐसा ही मुझको चाहिए। और मैंने उसमें सबके दायित्व दे दिए मैंने उसमें सबको। उसके पश्चात बहुत अच्छा रहा दायित्व। लोगों को थोड़ी परेशानियां भी हुई, लेकिन कुल मिला के बहुत अच्छा उसका परिणाम रहा और मेरा कॉलेज साफ होने लगा। फिर मुझको लगा कि इन बच्चियों को मैं कैसे बुलाऊं, तो मैंने सर्वप्रथम माँ बेटी सम्मेलन किया, जिसमें सभी बच्चियों की माँओं को मैंने बुलाया और उनको कहा कि जो परिस्थितियां आज आपकी, क्योंकि आर्थिक स्थिति के पिछड़े मेरे यहाँ सारी छात्राएं हैं, बहुत ज़्यादा कोई धनिक परिवार से मेरे यहाँ छात्रा नहीं आ रही थी, सब बहुत पिछड़े हुए लोग मेरे यहाँ प्रवेश लिए हुए थे। मैंने उन माँओं से सिर्फ एक ही प्रश्न किया कि जो आज आपकी ये व्यवस्था और ज़िंदगी चल रही है, तो आप तो नहीं चाहेंगे कि आपकी बच्चियाँ भी इसी ज़िंदगी को जिए। उन्होंने माना
और सिर्फ मैंने उनको कहा कि आप इनको पढ़ने भेज दीजिए, और जब भी जो भी माता सबसे अधिक भेजेगी उसका सम्मान मैं किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से कराऊंगी और उसको पुरस्कृत करूंगी मैं। इससे उन माओं को भी अच्छा लगा, और जब पढ़ाई अच्छी होने लगी तो प्रत्येक माँ भी बहुत जिम्मेदारी से अपना कदम मेरे साथ, और यही कहा कि देखिए ये बच्चे हम और आप दोनों मिलके माली हैं, जैसा खाद और पानी इनको देंगे ये ऐसा ही वृक्ष फल फूल देंगे और ऐसे ही वृक्ष बनेंगे। हम इनको अच्छा देंगे तो अच्छा बनेंगे, और इनको बिल्कुल खाद पानी नहीं देंगे तो ये नहीं बनेंगे। उन लोगों ने मुझको बहुत सम्मान दिया और मेरी हर बात को उन्होंने माना और अपनी बच्चियों को रेगुलर पढ़ाने के लिए भेजने लगी। धीरे धीरे संख्या इतनी बढ़ गई कि आज मेरी जब प्रेयर होती है तो 1200 बच्चों से कम नहीं होता, 1250 1300 मेरी छात्र संख्या है, लेकिन 1250 बच्चे रहते ही रहते हैं, 10-5 अगर कम रहे हो जाती है। बहुत बड़ी बात। तो इस तरह से मेरा फिर उसके पश्चात जब मेरी अच्छा रहा परिणाम मेरे विद्यालय की छात्राओं का, तो मेरे सुविचार के माध्यम से प्रार्थना स्थल पर सभी शिक्षिकाओं को, उनकी छात्राओं को और स्वयं से भी सुविचार उनको प्रेरणा के स्वरूप दिए। तो मेरा एक मन में आया कि क्यों ना एक छोटी छोटी कहानी के रूप में कुछ इनको एक मनोबल बढ़ाने के लिए, कुछ इनको शिक्षा के लिए कुछ एक मैं पुस्तक लिखूं। तो इन्हीं बच्चियों के लिए फिर मैंने पुस्तक लिखी प्रेरक कहानियाँ। छोटी छोटी कहानियों के रूप में मैं बच्चों को हर दिन सुनाती थी और बच्चियाँ सुनती थी और आत्मनिर्भर होती थी, और कुछ बच्चियाँ इतनी आगे आ गई कि उनके अंदर एक जैसे ऊर्जा का संचार हुआ, उनकी माँओं के अंदर ऊर्जा का संचार हुआ। तो इससे मेरी काफ़ी संख्या भी बढ़ी और जो मेरा स्तर था शिक्षा का वो भी बहुत बढ़ा। उसके पश्चात से निरंतर मैं धीरे धीरे करती रही और अपना सफ़र आगे बढ़ाती रही। तो फिर मेरे मन में विचार आया कि हमारा राष्ट्र के प्रति अगर भक्ति नहीं है इन बच्चों की तो फिर सब कुछ सब व्यर्थ है। तो मैंने इस तरह से जो स्वतंत्रता सेनानी अज्ञात जिनको लोग पहचानते ही नहीं थे, ये भी इन्होंने भी हमारे यहाँ देश के लिए अपनी बलिदानी दी है, कुर्बानी दी है, उनके नाम खोजे और परमवीर चक्र विजेता 21 जो थे उनके विषय में बच्चियों को प्रतिदिन जागरूक किया। उस छात्रा के माध्यम से ही जागरूक किया। एक छात्रा ने बड़ी खूबसूरत पेंटिंग बनाई, सारे ही परमवीर चक्र के उसने स्टेचू भी बनाए और उनकी जो पेंटिंग है उनको रखकर तो मैं प्रतिदिन उस पर उनके माल्यार्पण कर, फूल अर्पण कर, तो उसके पश्चात उनके विषय, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में बताकर बच्चियों के अंदर एक नया संचार होने लगा, जिससे उनकी राष्ट्रभक्ति भावना भी जुड़ने लगी। शिक्षा के साथ साथ राष्ट्र के प्रति भी वो समर्पित रही। और फिर इतना अच्छा उन लोगों ने राष्ट्र भक्ति गीत गाए। अब जब भी प्रतियोगिता, निबंध और ये रंगोली के माध्यम से जब ये काम कराती थी तो बच्चियों के अंदर एक अलग उत्साह होता था, और उत्साहित होकर वो बच्चियां जो कार्य करती थी तो शिक्षा का तो कर ही रही थी, लेकिन राष्ट्र के प्रति जो समर्पित भाव था, इससे मेरे मन को बड़ी खुशी हुई और इतना मैं प्रफुल्ल मेरा हृदय हुआ। तो अब मैं आगे बढ़ती चली गई। मैंने आसपास के और अन्य विद्यालयों को भी अपने विद्यालयों से जुड़ा, उनसे भी ये प्रतियोगिता कराई परमवीर चक्र विजेता के लिए, पर्यावरण के लिए। तो धीरे धीरे इस तरह से ये मैंने कार्य करानी शुरू किए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी और उम्दा। जी हाँ, लगातार प्रिंसिपल होना एक सबसे बड़ी बात नहीं होती। जब आप कॉलेज के मुखिया होते हैं, स्कूल की मुखिया होती हैं या होते हैं, तो आप एक कई दायित्वों का बोध कराने की जिम्मेदारी होती है। जैसा बताया इन्होंने कि जब इन्होंने 1 दशक पहले स्माइल इंटर कॉलेज में आई तो केवल 15 बच्चे प्रार्थना में पीरियड में आते थे। आज 1250 बच्चे की अटेंडेंस होती है लड़कियों की। महिलाओं को जोड़ना, उनकी माँ को जोड़ना दूरदृष्टि का परिणाम था कि 1 दशक में ही स्माइल इंटर कॉलेज आज कहां से कहां पहुंच गया। सबसे बड़ी बात है कि मैं दिखाना चाहता हूं कि ये लगातार 6 किताबें हैं जो लगातार डॉक्टर मृदुला शर्मा ने लिखी हैं, और इसमें नारी हैं, नारी और शिक्षा रोजगार की किताबें भी हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये जीवन प्रेरक कहानियां, जीवन की प्रेरक कहानियों से बच्चों को रूबरू करवाती हैं, इनके बारे में किताबें हैं। बहुत अच्छी किताबें लिखी इन्होंने। उसके बाद हम और हमारे बच्चे, इन्होंने भी किताबें लिखकर बच्चों को बताया कि किस तरीके से मोटिवेट होते रहें, किस तरीके जीवन में आगे बढ़ें, प्रेरक कहानी के तौर पे लगातार आगे बढ़ते रहें। इसके बाद कोरोना काल और प्रकृति का प्रकोप, बहुत अच्छी जानकारी, क्योंकि फिर से
कुछ कोरोना की संख्या बढ़ने लगी है, कोविड में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। ऐसे में लगातार जो 2 साल तक कोरोना का पीरियड रहा है देश में, उसको लेकर एक टीचर के तौर पे नहीं, एक माँ के तौर पे, एक सिटीजन के तौर पे, एक प्रिंसिपल के तौर पर उन्होंने किताबें लिखी, कोरोना काल प्रकृति का प्रकोप। जब प्रकृति से हम खिलवाड़ करेंगे, एक बात और जोड़ दूं इसी को देखते हुए कि स्माइल इंटर कॉलेज मेरठ का ऐसा इंटर कॉलेज है जहां पे प्लांटेशन को लेकर, पौधारोपण को लेकर, हरियाली को लेकर बहुत ध्यान दिया जाता है। लिहाजा सभी दिग्गज, सभी संस्थाएं आके वहां पौधारोपण भी करती हैं और बच्चों को मोटिवेट भी करती हैं। और एक है स्वयं व्यक्तित्व का विकास करें। आपके ब्रांड एम्बेसडर आप खुद ही हैं, अपने लिए आप खुद के ब्रांड एम्बेसडर हैं। जब तक आप अपनी ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे खुद को प्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक आजीवन असफल रहेंगे, क्योंकि आपकी तारीफ तभी होगी जब खुद अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। इसी को समेटते हुए स्वयं करें व्यक्तित्व विकास। तो ये स्वयं करें व्यक्तित्व विकास जिस तरीके से इन्होंने लिखकर अब बच्चों को मोटिवेट करने, खासकर लड़कियों को मोटिवेट करने का काम किया है, और जिस तबके से लड़कियां आती हैं इनके स्कूल में, वाकई उनको मोटिवेट होने की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि लो मिडिल फैमिली से आती हैं जो लगातार कई मोर्चों पे उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। तो लगातार ये किताबें हैं डॉक्टर मृदुला शर्मा जी की जो आप लोगों के सामने हैं, और इस तरीके से 5 किताबें इन्होंने अपने उसमें लिखी है। और लगातार अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो ये किताबें आप ले सकते हैं स्टॉल से। आत्मनिर्भर भारत को लेकर मोदी सरकार संजीदगी से आगे बढ़ती रही तो उनके कदम ताल को मजबूत किया डॉक्टर मृदुला शर्मा ने। प्रिंसिपल के तौर पर अपने स्कूल में आत्मनिर्भर भारत को लेकर अपनी बेटियों को सशक्त बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, पढ़ाई के साथ अगर वो नौकरी आगे ना कर पाए तो किस तरह खुद अपना व्यवसाय, अपना मैन्युफैक्चरिंग करके अपने आप को देश में नाम रोशन कर सके। हम डॉक्टर मृदुला शर्मा से जानने की कोशिश करते हैं कि स्कूल में आत्मनिर्भर भारत को लेकर मोदी के सपनों को साकार किस प्रकार कर रही हैं। मैम, किस प्रकार से बच्चियों को आप आत्मनिर्भर बनाने में सफल भूमिका निभा रही हैं? देखिए विभूति जी, आत्मनिर्भर बनाने के लिए सर्वप्रथम मैंने, क्योंकि हमारी बहुत पिछड़ी बच्चियां हैं जिनके पास शुल्क देने के लिए नहीं होता, तो मैंने एक इंस्टीट्यूट थे यहाँ पर मेकिंग डायमंड ज्वेलरी का, उनसे बात कर उनसे कहा कि मेरी बच्चियों को आप ये प्रशिक्षण देंगे तो निश्चित ये हमारा बच्चियों का जो प्रशिक्षण लेकर इनका रोजगार होगा या इनकी सर्विस होगी तो ये इसमें सफल रहेंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल योजना के अंतर्गत 35 बच्चियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाया। अच्छा, डायमंड ज्वेलरी की, जिससे उससे बच्चियों ने काफी उसका लाभ भी लिया, लाभान्वित हुई हैं वो। इसके पश्चात मैंने मेला लगवाया अपने यहाँ। जब हमारे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का महोत्सव होता है हमारे यहाँ अपने विद्यालय स्थापना दिवस पर, तो बच्चियों को कहा कि आप वेस्ट मटेरियल से कोई अपनी सामान बनाएं, अचार, मुरब्बे, चटनी बनाएं, और अपना कोई भी जो आप पाक कला का सामान है वो आप उसकी स्टॉल लगाकर ये देखें कि आपको कितना इससे बचत होगी और आप कैसे इसको बेचकर कैसे इसका धन अर्जन कर सकती हैं। बच्चियों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया। बच्चियों ने बहुत सुंदर सुंदर बैग और हैंड एंड क्राफ्ट की बहुत सारी चीज़ें बनाई और उनको फिर बच्चों ने उसको सेल किया, उसका बेनिफिट लिया। और तरह तरह के वो बनाए, छोले चावल, छोले भटूरे, चाट, और बहुत अच्छा उन्होंने उसके स्टॉल लगाकर उनसे बच्चों ने धनार्जन किया। और इसके पश्चात अचार, चटनी, मुरब्बे जो कि वहाँ आने वाले हर आगंतुक में भी खरीदे उनसे और बच्चियों के अंदर सीखे भी और जाने भी। तो इस तरह से मैं हर गतिविधियों के माध्यम से बच्चियों को ये प्रशिक्षण दिलाकर और उनको प्रैक्टिकल के रूप में, प्रयोगात्मक में रूप में भी कि तुम कर सकती हो और तुम्हें ये बेनिफिट हो सकता है जीवन में। कभी यदि कोई समस्या आती है धन से संबंधित तो तुम ये सब कुछ अर्जित कर कर अपना धन प्राप्त कर सकती हो, कभी अपने ऊपर ही अपने आत्मनिर्भर बन सकती हो। तो इस तरह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि बच्चियों को मैं आत्मनिर्भर बना सकूं और तरह तरह से इस तरह के प्रशिक्षण, चाहे वो कसीदाकारी हों और चाहे वो कुछ भी क्राफ्ट बनाने के हों और पेंटिंग के हों, तो ये तरह तरह से प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चियों को प्रशिक्षण दिला रही हूँ। बहुत बढ़िया। बेटी जब सशक्त होती है तो कई जगहों पे मजबूती आती है। मैरिज से पहले परिवार में, मैरिज के बाद पति के रूप में बच्चों को मजबूती देती हैं, खुद प्रोफेशन को मजबूती देती हैं, घर परिवार को एक संजीदगी से आगे ले जाती हैं, मजबूती प्रदान करती हैं। तो आत्मनिर्भर भारत
जो मोदी जी के सपनों को साकार करने वाली जो मिशन है, जो शक्ति है, वो डॉक्टर मृदुला शर्मा नारी शक्ति के रूप में आगे बढ़ा। लगातार डॉक्टर मृदुला शर्मा से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, क्योंकि आप प्रेरित होंगी तो आगे बढ़ेंगी। खासकर महिलाओं की आइकन है, क्रांति भूमि मेरठ में ऐसी शख्सियत शायद ही फिंगर्स पे हो, लेकिन जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं, राज्य अध्यापक पुरस्कार ही नहीं बल्कि तमाम गतिविधियों में ये आगे रही हैं। हम लगातार आपसे और इनसे सवाल का सिलसिला जारी रखेंगे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपने स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में, जब से आप आई हैं 12 साल में, आपने स्कूल को कहाँ से कहाँ पहुँचाया है और किस किस इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने नए सिरे से वहाँ डेवलप किया है? विभूति जी, जिस वक्त मैं आई थी यहाँ पर तो छात्रा संख्या कम ही थी। मैंने सोचा कि क्यों ना और विषयों की मान्यता ले ली जाए, तो मैंने विज्ञान वर्ग की ली, साइंस की मान्यता ली, कॉमर्स की मान्यता ली और एनसीसी और स्काउट एंड गाइड ये मैंने अपने यहाँ पर शुरू किए। इसको देखते हुए फिर प्रयोगशालाएं बनवाई, 4 प्रयोगशालाएं बनवाई। स्मार्ट क्लास, सबसे पहले मैंने स्मार्ट क्लास को महत्व दिया। उसमें उस वक्त स्मार्ट बोर्ड मेरे पास नहीं था, लेकिन मैंने प्रोजेक्टर मंगाकर वो प्रोजेक्टर के माध्यम से इनोवेशन क्लास बच्चियों को शुरू की। उसके पश्चात स्मार्ट क्लास बनवाई। 2 कंप्यूटर लैब इसलिए बनवाई कि एक तो विषय से संबंधित चलती थी छात्राओं की, और दूसरी जो बच्चे फ्री होते थे वो बच्चे उस लैब में अपने आप सीखें, कंप्यूटर चलाएं और सीखें, और ताकि वो उससे उसके कंप्यूटर को अच्छी भली भांति परिचित होकर उस शिक्षा ग्रहण कर सकें। इस तरह से मेरा धीरे धीरे बच्चियों के अंदर भी रुझान बढ़ता चला गया और मैंने 6 कमरे बनवाए। जब हमारी छात्र संख्या बढ़ गई तो कक्षा जो हमारी थी क्लासें, वो 6 कमरे और बनवाए। अब धन की समस्या तो आती है, तो मैं खुद बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ गई। भारत विकास परिषद की मैं अध्यक्ष ही रही और प्रांतीय चेयरमैन भी आज हूँ। भारत विकास परिषद में साहित्य लोक से जुड़ी, बहुत सारी ऐसी संस्थाओं से, स्वयंसेवी संस्थाओं से मैं जुड़ गई, जिससे क्या धीरे धीरे मेरे यहाँ कॉलेज में बहुत सारी संस्थाओं ने मेरी छात्राओं को फीस दिया, आना जाना शुरू हुआ। बहुत सी संस्थाओं ने बच्चों की फीस माफ़ की, कुछ संस्थाओं में सैनिटरी नैपकिन वाली पेंटिंग मशीन बनवाई, किसी ने बहुत सारी मेरी बच्चियों को स्टेशनरी, जूते और स्वेटर, इस तरह की बच्चियों के लिए सहयोग राशि वो देने लगी। धीरे धीरे बढ़ता चला गया और उसके बाद मेरी बच्चियों में उत्साह हुआ और बच्ची, देखिए मेरी बच्ची नेशनल अवार्ड तक भी पहुंची। और मेरी बच्चियों को छात्रवृत्ति, जितनी भी सरकारी योजनाएं थी उन सभी सरकारी योजनाओं को मैंने अपनी छात्राओं को लाभान्वित किया, चाहे सुमंगला योजना हो, समृद्धि हो और इंस्पायर अवार्ड हो। ये सारे ही मेरी बच्ची इसमें अग्रिम पंक्ति में हैं। अभी गत वर्ष भी और इस वर्ष भी 10,000 की धनराशि का इंस्पायर अवार्ड मेरी भी प्रेरणा नाम की छात्रा ने लिया है, खुशी नाम की ने इस बार लिया है। लगातार चयनित हो रही हैं मेरी। खेल की गतिविधियां क्या कहें आपके यहाँ? खेल की गतिविधियां हमारे यहाँ भूमिका चौधरी मेरी बच्ची ने बॉक्सर की नेशनल अवार्ड प्राप्त किया उसने, और अभी भी वो बनारस जो प्रशिक्षण केंद्र है उसमें वो प्रशिक्षण ले रही है। और दूसरी एक बेटी मेरी कबड्डी में सफल रही और स्टेट लेवल तक गई और वो अब आगे नेशनल की तैयारी कर रही है। बहुत सारी गतिविधियां क्रीड़ा से संबंधित मैं प्रतिवर्ष कराती हूँ। उसमें जो वो अवार्डी जो है अलका तोमर जी, उनको बुलाकर मैं अपनी छात्राओं को प्रोत्साहित कराती हूँ और प्रेरणा दिलाती हूँ। इससे बच्चियों के अंदर भी अपने एक जागरूकता आती है और खेल के प्रति उनका रुझान बढ़ता है। अच्छा, जिस तरीके से स्कूल में एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देंगे, आपने एक ऑडिटोरियम का भी निर्माण कराया है, वो क्या है? हम बच्चियों के लिए प्रतिभा कैसे निखरेगी उनकी, जब तक कि उनकी गतिविधियां समाज के सामने नहीं जाएंगी और समाज में उसका अच्छा प्रदर्शन नहीं होगा तो कुछ भी उनकी प्रतिभा छुपी रह जाएगी। इसके लिए मैंने अपने ही मेरठ शहर में अपने ही विद्यालयों से कुछ ऐसी धनराशि एकत्रित की, 25 लाख मैंने लिया और अपना ऑडिटोरियम सभागार बना। उसके ऊपर भी कुछ हमारे जो प्रबंधक महोदय थे उन्होंने कम से भी कम वो 1 करोड़ का रहा होगा जो सभागार हमारे यहाँ बना है। अब सभागार बनने इतना
अच्छा सभागार बना है, उस सभागार में के बनने से तो मेरे कॉलेज में 4 चांद लग गए। हर गतिविधि मेरी बच्चियों की प्रदर्शित होने लगी और बच्चियों में ऊर्जा का संचार होने लगा और नित नए आयामों तक पहुँचने लगी। मंडलीय स्तर पर भी, जनपदीय स्तर पर भी छात्राएं सहभागिता करने लगी। इसका परिणाम हुआ कि मेरे विद्यालय को और मुझको मंडलायुक्त के द्वारा भी, जिला अधिकारी के द्वारा भी और अपने विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भी और शहर में समस्त संस्थाओं के द्वारा भी मुझको प्रशस्ति पत्र देकर, पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। ये मेरे विद्यालय की पहचान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। बिल्कुल, जिस तरीके से राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त करने जा रही हैं, इससे पहले कमिश्नर अवार्ड, डीएम अवार्ड, तमाम अवार्ड सामाजिक संस्थाओं ने इन्हें सम्मानित किया, क्योंकि शख्सियत की पूछ तभी होती है जब वो दिखता है और दिखने के पीछे कारण उसका काम होता है। ऐसे में इस्माइल गर्ल्स इंटर कॉलेज जो एल ब्लॉक शास्त्री नगर है, आज मेरठ में एक लैंडमार्क बन चुका है। लोग बड़े गौरव के साथ अन्य सरकारी स्कूल की टीचरें, बच्चे और तमाम लोग इस्माइल इंटर कॉलेज की तरफ आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए एक बड़ा रिसर्च सेंटर बन गया है कि आखिर एक दशक में मृदुला शर्मा जी ने ऐसा क्या किया कि इस्माइल इंटर कॉलेज आज ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि लगातार आपने तमाम चीज़ों से हमने पर्दा उठाया कि आज डॉक्टर मृदुला शर्मा ने अपने कामों को लेकर और जीवटता को लेकर जो ये मुकाम हासिल किया है, वाकई ये मेहनत से ही सफल है। कोई भी सम्मान का, कोई भी सफलता के पीछे कोई शॉर्टकट नहीं है। इस बात को जरूर आप ध्यान में रखिएगा। मैम, आखिरी सवाल आपसे ये है कि लगातार आप सामाजिक शख्सियत हैं, प्रिंसिपल के उसमें, अब तो राज्य पुरस्कार होने पे पूरे उत्तर प्रदेश में आपकी देश में ख्याति हो गई है। पश्चिम की आप बेटी के तौर पे अकेली प्रिंसिपल, मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो पश्चिम का एक बड़ा भूभाग है, अकेली महिला प्रिंसिपल हैं जिनको यह सम्मान प्राप्त होने का गौरव मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार तमाम चीज़ों को लेकर सम्मानित करेंगी। सबसे पहली बात, आने वाले 10 सालों में मृदुला शर्मा अपने आप को कहाँ देखती हैं? आने वाले 10 सालों में मैं देखती हूँ आत्मनिर्भर भारत की ओर, कि आत्मनिर्भर भारत में मेरी छात्राएं स्वयं अपने प्रति आत्मनिर्भर बनकर अपने जीवन को सफल बना सकें, तो ये निश्चित हमारा देश और हमारा समाज मजबूत होगा। और हमारी छात्राएं जो एक कष्टकारी जीवन को नारी का कहा जाता है जीवन जीने के लिए, तो वो जीवन से बिल्कुल ही उनके जीवन जीने की कला एक निराली हो जाएगी। जब वो स्वयं से सशक्त और मजबूत होंगी तो कोई भी उनको किसी भी प्रकार की समस्या उनके पास आने नहीं पाएगी। बिल्कुल, ये थी डॉक्टर मृदुला शर्मा जो लगातार अपने कामों को लेकर लगातार इस क्रांति भूमि धरती पे एक ऐसी शख्सियत बन चुकी हैं जो रिसर्च सेंटर के तौर पर लोग रिसर्च करते हैं कि आखिर ऐसा क्या किया, क्योंकि सरकारी स्कूल में कोई भी ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं चाहता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से ये वहाँ की बेटियों को, वहाँ की छात्राओं को बेटी मानती हैं, और जब बेटी मानती है प्रिंसिपल तो उसके सर्वांगीण विकास के लिए, चौतरफा विकास के लिए लगातार सक्रिय और तत्पर रहती है। ऑडिटोरियम बनवाया क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम और अपने हुनर दिखा सके। साइंस का लैब बनवाया ताकि साइंस पढ़कर वो साइंटिस्ट बन सके। कॉमर्स सब्जेक्ट को लॉन्च करने के पीछे कारण था कि देश की अर्थव्यवस्था संभाल सके। अब आप खुद सोचिए कि जब बेटियां धरती से लेकर आसमान तक चलेंगी, साइंटिस्ट के तौर पे अर्थव्यवस्था संभालेगी, तो सोचिए इस्माइल इंटर कॉलेज की बेटी को लेकर देश का गौरव कितना बढ़ जाएगा। इस इंटरव्यू से आपकी को क्या प्रेरणा मिली है, खबर कैसी लगी, डॉक्टर मृदुला शर्मा को आप किस तरह शुभकामना देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे एक नई शख्सियत के साथ, ताकि आपको नई ऊर्जा मिलती रहे। नमस्कार। बड़ी खबर के प्रायोजक हैं CJDAV पब्लिक स्कूल, L ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट, सबलिंग बच्चों की फीस में छूट।